नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया की तरफ से बिहार दरोगा का न्यू सेट वॉल्यूम 1 का सेट नंबर 3। इससे पहले 2 सेट हम लोगों ने देखा है, उसी क्रम में आज हम लोग तीसरा नंबर सेट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग 2023 के पहले संस्करण के दौरान कुल कितने मैच खेले गए? तो कुल कितने मैच खेले गए? 22 मैच खेले गए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल 22 मैच खेले गए। और यह महिलाओं का प्रीमियर लीग का यह पहला संस्करण था। इसमें 5 टीमों ने हिस्सा लिया। कितने टीमों ने? 5 टीमों ने हिस्सा लिया और मुंबई इंडियंस जो है इसकी विजेता भी बनी। चलिए अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में निम्न में से किन राज्यों में विधानसभा चुनाव नहीं कराए गए? तो 2023 में जो है किन राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं कराया? तो इसमें मणिपुर में नहीं कराया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में नहीं हुआ। बाकी जो तीनों राज्य है त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, ये तीनों में जो है विधानसभा के चुनाव फरवरी में कराए गए थे। चलिए अगला प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा प्रतिवर्ष शहीद दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार सरकार द्वारा शहीद दिवस ये मनाने की घोषणा किया गया है 15 फरवरी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 फरवरी को। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य मसाला उत्पादन में अग्रणी है? तो मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य ये बन गया है अभी कौन? मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि पूरे विश्व में बात करें तो मसाला उत्पादन में भारत 1 नंबर पे है। चावल उत्पादन में अगर अग्रणी राज्य पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल, और गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निसार का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? तो निसार जो है इसका प्रक्षेपण कब किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2024 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो है इसरो और नासा इन दोनों का संयुक्त मिशन है और ये 2024 में लॉन्च किया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, श्री अन्न सम्मेलन वैश्विक मिलेट्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन है यह किया गया है नई दिल्ली में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न, हाल के दिनों में चर्चा में रहा मथुआ महामेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मथुआ महामेला इसका आयोजन वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है अखिल भारतीय मथुआ महासंघ द्वारा आयोजित किया गया और ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया। चलिए अगला प्रश्न, 17वें प्रश्न है, 17वें प्रवासी दिवस के दौरान लगभग कितने देशों के प्रवासी प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो कितने देशों के? तो 70 देशों के प्रवासियों ने इसमें भाग लिया। वहीं बात करें तो इसका आयोजन जो है इंदौर में किया गया, मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया गया। और इसके मुख्य अतिथि रहे थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। 70 देशों से लगभग 3500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। चलिए अगला प्रश्न, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड किसे दिया गया? तो गोल्डन ग्लोब 2023 इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार मिला नाटू नाटू। ये आरआर का गाना है, आरआर का नाटू नाटू। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2022 का आयोजन किया गया। तो मिस यूनिवर्स 2022 इसका आयोजन अमेरिका में किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ किया गया? अमेरिका के किया गया न्यू ऑरलियंस शहर में। और 2022 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है बारबोनी ग्रेबियल ने जीता। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किसे विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन के कुमार पोस्ट पर तैनात किया गया है? तो ये किसे तैनात किया गया है? तो देख लेते हैं। ये तैनात किया गया है शिवा चौहान को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय थल सेना की फायर एंड फ्यूरी शेपर्ड की कैप्टन शिवा चौहान को विश्व के सबसे ऊंचे क्षेत्र सियाचिन, जो भारत पाकिस्तान के विवादित क्षेत्र भी है, वहां पर तैनात किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इंडोनेशिया मास्टर बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब ये जीता है जोनाथन क्रिस्टी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 का विषय है। तो 2023 का विषय यानी थीम क्या है? तो ये थीम है डिजिटल
इनोवेशन एवं टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वेलिटी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये 8 मार्च को मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है और 23 का थीम ये था। चलिए अगला प्रश्न, स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है, तो स्टैचू ऑफ बिलीफ ये प्रतिमा किससे संबंधित है, तो ये भगवान शिव से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव की यह प्रतिमा 112 मीटर ऊंची जो राजस्थान के नाथ द्वारा में स्थित है। इस स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा को 20 किलोमीटर दूर से ही देखा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 इसका आयोजन जो है किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ किया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और ये चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन होगा, चौथा। 2022 में इसका आयोजन जापान में किया गया था, यानी तीसरा क्वाड सम्मेलन शिखर सम्मेलन ये जापान में किया गया था। चलिए क्वाड की बात करें तो इसमें 4 देश शामिल हैं, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस शहर को सर्वश्रेष्ठ हेरिटेज सिटी का पुरस्कार दिया गया है, तो ये शहर कौन सा है, तो ये शहर है अहमदाबाद, गुजरात का अहमदाबाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तथा इसे पर्यटन के समग्र वही बात करें पर्यटन के समग्र विकास हेतु उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला है, उत्तराखंड को प्रथम पुरस्कार मिला है। प्रश्न, एयर इंडिया ने किसके साथ अपने विलय को मंजूरी दी है, तो एयर इंडिया ने किसके साथ, तो ये विस्तारा के साथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा सन्स के पूर्ण स्वामित्व वाली एयर इंडिया का विलय 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस में कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी 2024 में किस देश के द्वारा किया जाएगा, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 इसकी मेजबानी कौन करेगा, श्रीलंका करेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका करेगा। जबकि 2026 की बात करें तो यह जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से करेगा। प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के में भारत का स्थान कौन सा है, तो ये भारत रहा है 126वें स्थान पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 123 देशों में भारत 126वें स्थान पे रहा। जबकि फर्स्ट की बात करें तो फिनलैंड रहा, फिनलैंड फर्स्ट स्थान पे रहा। 32वें व्यास सम्मेलन 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो 32वें व्यास सम्मेलन 2023 ये सम्मानित किया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान चतुर्वेदी को यह सम्मान दिया। उन्हें यह पुरस्कार जो है उनके उपन्यास पागल खाना हेतु दिया गया, पागल खाना हेतु। चलिए अगला प्रश्न है, पाक जलडमरू मध्य को तेजी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो पाक जलडमरू मध्य ये जानते हैं भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। इसे सबसे तेजी में पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये पहले भारतीय बने हैं संपन्ना रमेश सिलार। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया गया है, तो ये किसे दिया गया है, ये दिया गया है आईएनएस द्रोणाचार्य को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईएनएस द्रोणाचार्य को यह अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड, प्रेसिडेंट कलर। प्रश्न, भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, तो ये किया गया है राजस्थान के जयपुर में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का नारा नागपुर में किसके द्वारा किया गया, तो ये सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, इनके द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, हाल ही में इला भट्ट का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो वो एक समाज सेवी थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक प्रसिद्ध समाज सेवी और गांधीवादी महिला थी। इन्होंने महिलाओं को अधिक रोजगार देने के उद्देश्य से इन्होंने स्वयं श्री महिला संघ की भी स्थापना किया था। अगला प्रश्न, भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है, तो दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन है गोदावरी बेसिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला सबसे बड़ा बेसिन है गंगा बेसिन। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है नाथुला दर्रा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाथुला दर्रा, जो सिक्किम में है। कहाँ है, सिक्किम में है नाथुला दर्रा और इसकी ऊंचाई लगभग 4000। प्रश्न, केसर मिश्रण है, तो ये बीज एवं कलियों का मिश्रण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मिकिर की पहाड़ी स्थित है, तो मिकिर की पहाड़ी यह असम में स्थित है। कहाँ स्थित है, असम में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर मिरी, मिसमी, डफला, अबोर ये पहाड़ियाँ हैं। जबकि मेघालय की बात करें तो गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है, मेघालय में। चलिए अगला प्रश्न,
प्रश्न है, वृक्षों को काटने से बचाने हेतु चिपको आंदोलन कब शुरू किया गया? तो चिपको आंदोलन ये शुरू किया था 1970 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक पर्यावरण आंदोलन था जो उत्तराखंड में शुरू हुआ था और इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा ने। निम्न में से किसका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? तो पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है तो ये हो जाएगा औद्योगिक प्रबंधन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। औद्योगिक प्रबंधन का प्रत्यक्ष संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है, जबकि जल प्रबंधन, वन रोपण और वन्यजीव सुरक्षा ये सारे जो है प्रत्यक्ष संबंध है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरूढ़ है? तो कौन सा स्थलरूढ़ यानी लैंडलॉक कंट्री है? तो हंगरी जो है यह एक लैंडलॉक कंट्री है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हंगरी की राजधानी की बात करें, ये भी एग्जाम में आया हुआ, वुडापेस्ट। कहाँ है? वुडापेस्ट। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन किसका है? तो किसने कहा था वनस्पति जलवायु का सही सूचक है? यह कहा था थॉर्नट बेट ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसने कहा था? थॉर्नट बेट ने कहा था। यह एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। उन्होंने वर्षा और प्राकृतिक वनस्पतियों के आधार पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष से प्रारंभ की गई? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली ये शुरू किया था 1892 के भारत शासक अधिनियम के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के तहत बजट एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की भी शक्ति प्रदान किया गया था। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो सबसे पहली इसमें जो घटना है वह हो जाएगा इलाहाबाद की संधि हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इलाहाबाद की संधि की बात करें तो यह 1765 में हुआ था। उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह 1775 से 82 के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1790 से 92 के बीच हुआ था। और शालवाई की संधि हम लोग जानते हैं यह 1782 के बीच हुआ था। तो सबसे पहले क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि हुआ था। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक यह कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो ये था लॉर्ड वेवेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें ये प्रधान सेनापति थे। बाद में यही 1943 से 1947 तक भारत का वायसराय रहे थे। चलिए अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया? तो सबसे पहले यह कलकत्ता में मनाया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये मनाया कब गया था? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। सर्वप्रथम यह कलकत्ता में ही मनाया गया था। दिल्ली सल्तनत में दीवान अर्ज विभाग की स्थापना किसने किया था? तो ये बलबन ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने किया था? बलबन ने किया था। सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इन्होंने इसकी स्थापना किया था। वहीं बात करें तो बलबन ने इमादुल मुल्क को दीवान अर्ज यानी सैन्य मंत्री नियुक्त किया था। आरएज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना को अस्त्र से सुसज्जित करना व वेतन वितरण करना होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो ये फारसी कवि कौन थे? तो ये थे अमीर खुसरो। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो या निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और इन्हें जो है हम लोग जानते हैं तृतीय हिंद या हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं से परिपूर्ण था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो कौन सही सुमेलित है? तो देख लेते हैं। चंदावर का युद्ध 1194 ये सही है। तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 ये भी सही है। तालीकोटा का युद्ध 1565 ये भी सही है। यानी इनमें से सभी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, जौनपुर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जोना खां की स्मृति में किया था। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला नर्मदा घाटी के आसपास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नर्मदा घाटी के आसपास
हथनोरा यानी होशंगाबाद नामक पुरातन स्थल से प्राप्त हुआ, पूरा स्थल से ये प्राप्त हुआ, जिसका खोज किसने किया? तो अरुण सोनांकिया ने किया। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, जिसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 55 मीटर और चौड़ाई की बात करें पूर्व से पश्चिम दिशा यह 33 मीटर है। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये किया गया उदयन के द्वारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पे किया। इसने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से कहाँ स्थानांतरित कर लिया? पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी राजधानी रहा था। प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो ये अंगीकृत कब किया? तो 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 को इसे जो है अंगीकृत किया गया। और संविधान को पूर्ण रूप से लागू तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि के रूप में हम लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो इसमें हो जाएगा समवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ऑप्शन नंबर सी। ये समवर्ती सूची में आते हैं। किस में आते हैं? समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, पहले 47 विषय थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा यह कहलाता है कौन सा? तो उद्देशिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्देशिका। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा गया है, जबकि भीमराव अम्बेडकर ने जो है अनुच्छेद 32 को यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो कौन सा? तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत किया गया। सनातन समिति के सिफारिश के आधार पर इसका गठन किया गया था। इसका वर्णन किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो ये सबसे बड़ी समिति होती है प्राक्कलन समिति। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 सदस्य होते हैं, 30 लोकसभा से कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। चलिए अगला प्रश्न, प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग ने कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा? तो 2026 तक नहीं किया जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 84वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170(3) की शर्तों में संशोधन किया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक कोई कमी या वृद्धि नहीं की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार है। यह अधिकार है राष्ट्रपति को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसे है? राष्ट्रपति को यह अधिकार है। यह अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है राय लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राज्यपाल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अनुच्छेद 153 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। वहीं अनुच्छेद 154 इसके अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए क्या आवश्यक होता है? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये तीनों आवश्यक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास होता है। चलिए अगला प्रश्न, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की जो मात्रा होती है वह वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल में नमी, वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा का मात्रा या बूंदाबांदी या वर्षा या बर्फबारी आदि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से
बढ़ जाती है। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है, तो ये किसके लिए हानिकारक है? संतुलन विकास के लिए, इसके लिए हानिकारक है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, इसके लिए भी है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए, तो इसके लिए भी है। आंसर हो जाए उपयुक्त सभी के लिए नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। प्रश्न है साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है केरल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साइलेंट वैली परियोजना का संबंध केरल से है। यह शांत घाटी में स्थित है। वर्तमान में शांत घाटी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। प्रश्न है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो ये किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैव विविधता हॉटस्पॉट केवल उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में भी पाए जाते हैं। भारत में निम्नलिखित 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, जिसमें पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार भारत सीमा और सुंडालैंड, ये 4 हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य देश इसमें कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की स्थापना की बात करें तो दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना किया गया। इसमें 8 देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो काठमांडू है। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींचा जाता है उसे कौन सी रेखा कहते हैं? तो वह रेखा कौन सी रेखा कहलाता है? तो यह रेखा कहलाता है आइसोहेल। क्या कहलाता है? आइसोहेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं आइसोहेल की बात, जिसे हिंदी में कहा जाता है समधूप रेखा कहते हैं। वहीं समताप रेखा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोथर्म, यानी समताप रेखा। तो ये समान तापमान के स्थानों को मिलाने वाली रेखा समताप रेखा। आइसोबार यानी समदाब रेखा, तो ये समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं होती है। वहीं आइसोहेलेन यानी समलवन रेखा, तो मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। प्रश्न है, इनमें से कौन सा लोकनृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का लोकनृत्य की बात करें तो पंडवानी, नवारानी और डांगला, ये तीनों कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि लाहो और बांग्ला ये मेघालय का है। कहाँ का है? ये मेघालय का है। वहीं छपेली, महाथू और डोंगी ये जो है कहाँ का है? डांगी या डंडा नाच ये हिमाचल प्रदेश का है। वहीं रामलीला, रासलीला, नौटंकी, कजरी ये सारे यूपी का है। कहाँ का है? यूपी का है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की बात हो रही है। यह कब मनाया जाता है? 6 अप्रैल को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस, यह जो है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है। वहीं 21 सितंबर की बात करें तो विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। 11 दिसंबर की बात करें तो विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्वत दिवस। प्रश्न है, संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब हुई? तो संगीत नाटक एकेडमी इसकी स्थापना किया गया 1953 में। कब किया गया? 53 में इसका किया गया। वहीं ललित कला एकेडमी, ललित कला एकेडमी इसका किया गया 54 में, और 54 में ही किया गया साहित्य एकेडमी। ललित और साहित्य ये दोनों जो है 54 में किया गया। प्रश्न है, असम राइफल का मुख्यालय स्थित है? तो असम राइफल इसका मुख्यालय है शिलोंग में। मेघालय के शिलोंग में इसका मुख्यालय है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इसी असम राइफल की स्थापना कब किया गया? 1835 ईस्वी में। प्रश्न है, एम्पियर सेकेंड निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो एम्पियर सेकेंड या आवेश की इकाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं एम्पियर बराबर क्या होता है? तो एम्पियर बराबर होता है आवेश पर सेकेंड। तो इससे हम लोग निकाल लेंगे, आवेश बराबर हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न, मानव शरीर के कौन से 2 मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो ये 2 अंग हैं हृदय और मस्तिष्क। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी। हृदय और मस्तिष्क दो ऐसे प्रमुख अंग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। शरीर के चुंबकीय क्षेत्र तथा शरीर के विभिन्न अंगों का चित्र एमआरआई द्वारा प्राप्त किया जाता है, एमआरआई के द्वारा। प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोला टेस्ला के द्वारा। वहीं आइजैक न्यूटन ने, जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियम दिया था। थॉमस एडिसन की बात करें तो ग्रामोफोन की आविष्कार किया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। प्रश्न है, विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी जब उसका विभवांतर स्थिर कर दें और उसका प्रतिरोध आधा कर दें, हाफ कर दें, तो कहा जा रहा है कि उसका धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारा दुगनी हो जाएगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जानते हैं आई बराबर क्या होता है? भी बटे आर। आई बराबर भी बटे आर। कह रहा है भी को कांस्टेंट कर दिए तो और इसको आधा कर दिए, यानी आर बटे 2 हो गया, तो ये वो रिवर्स हो जाएगा, यानी भी बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू आर। तो आर का मान आर बटे 2 हो जाएगा, आर बटे 2 हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? यहीं पे अगर हम लोग पुट करें आर डैश का मान निकल जाए कितना? 2 बटे आर। तो भी कांस्टेंट रहेगा तो ये कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? तो विचलन कोण सबसे कम होता है लाल का। किसका होता है? लाल का। जैसे ही फिल्म से श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो यहाँ से पहले सतह से टकराने के बाद भी विचलन होता है, फिर दूसरा पे आता है, यहाँ से भी विचलन होता है। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का। और सबसे अधिक होता है बैंगनी का। चलिए अगला प्रश्न, यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उत्तल दर्पण के संबंध में कह रहा है कौन सा? तो प्रतिबिंब वास्तविक है, यही गलत होगा। उससे प्रतिबिंब वास्तविक नहीं बनेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तल दर्पण में प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब जो है छोटा, सीधा और आभासी, तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु किसी भी स्थिति में वास्तविक उसका प्रतिबिंब नहीं बनता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसके सिद्धांत पर आधारित नहीं है क्या? तो ओडोमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडोमीटर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। आर्किमिडीज के अनुसार किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है मक्खन का खट्टा होना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जबकि CO2 से सूखी बर्फ बनना ये फिजिकल यानी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक प्लेटिनम तार का गर्म हो जाना ये भी, और लोहे का चुंबकीकरण ये भी जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो ऊर्ध्वपातक पदार्थ ये कौन सा नहीं है? तो यह है सोडियम सल्फेट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऊर्ध्वपातक एक भौतिक प्रक्रिया है, किसी पदार्थ द्वारा अपनी अवस्था को यानी ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन होना ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठोस से जो गैस में सीधे परिवर्तन होता है। तो कपूर, नेपथलीन और अमोनियम क्लोराइड ये तीनों जो है ऊर्ध्वपातन पदार्थ है, यानी ये इसको अगर गर्म करते हैं तो यह सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। किसी एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो 7 है बाहरी कक्षा में, तो 1 होगी। संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के प्रश्न, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं। यहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है उसमें, यहाँ होना चाहिए ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है।
और अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह अनोक्सी अम्ल कहलाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ अन्य अधात्विक तत्व उपस्थित होते हैं तथा ऑक्सीजन अनुपस्थित नहीं होता है, वही कहलाता है अनोक्सी अम्ल, जिसे कहा जाए हाइड्रिक एसिड कह लेते हैं। अंग्रेजी में कहा जाए तो हाइड्रिक एसिड कहलाता है। प्रश्न है, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय माध्यम में कैसा रंग होता है? तो क्षारीय माध्यम में मिथाइल ऑरेंज का रंग यह पीला गुलाबी होता है। कैसा होता है? पीला गुलाबी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रकृति में होते हैं, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड या प्रकृति में कैसे होते हैं? उभयधर्मी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उभयधर्मी होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो Al2O3 ये उभयधर्मी में होते हैं। यह जल में अविलय है परंतु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुलनशील होता है, यानी NaOH। अगर इसका रिएक्शन कराया जाए NaOH के साथ तो यह इसमें जो है इसके साथ मिल के NaAlO2 प्लस H2O इसका निर्माण करता है। चलिए अगला प्रश्न, रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीफ ने किन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था? तो किन के साथ? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रियाशील तत्व हैं, लगभग सभी तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। इसलिए मेंडलीफ ने रासायनिक गुणों में मुख्यतः हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से बने यौगिकों का अध्ययन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? तो आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन है। आवर्त सारणी में कहा जाता है, आवर्त सारणी में देखते हैं हम लोग बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाए पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? बढ़ता है, इंक्रीज करता है, और ऊपर से नीचे जाते हैं तो घटता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस क्रम में हम लोग जाते हैं। तो सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक फ्लोरीन का होता है, उसके बाद क्लोरीन का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेफीन क्या है? तो ग्रेफीन क्या है? तो ग्रेफीन यह कार्बन का अपरूप है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन का अपरूप है जो ग्रेफाइट से प्राप्त होता है, जिससे कागज से भी पतली शीट बनाई जा सकती है। कागज से भी पतला शीट बनाना हो तो ग्रेफीन का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप निम्न में से किसका न्यूनीकरण होता है? तो किसका न्यूनीकरण होता है इसमें? तो इसमें जो है न्यूनीकरण होता है विलीन ऑक्सीजन का, विलीन ऑक्सीजन का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन तथा फास्फोरस मिश्रित यौगिकों में पारिस्थितिकी तंत्र की संपन्नता को क्या कहा जाता है? यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन के जमाव में कमी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा नहीं है? तो कीट भक्षी पौधा इसमें कौन नहीं है? तो प्रोथेलस, प्रोथेलस यह कीट भक्षी पौधा नहीं है, और बाकी सारे जो है कीट भक्षी पौधे होते हैं। प्रश्न है, पहला वनस्पति विज्ञानी किसे माना जाता है? तो पहला वनस्पति विज्ञानी ये किसे माना जाता है? तो थियोफ्रेटस को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थियोफ्रेटस को माना जाता है। एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? तो एंटीबायोटिक यह पेनिसिलिन से प्राप्त किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिजैविक। यानी एंटीबायोटिक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। यह अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के मंद अथवा उसे मार सकता है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है, पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन से संबंधित है? तो कोशिका विभाजन से संबंधित पादप हार्मोन तो यह होता है साइटोकाइनिन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन हार्मोन का खोज मिलर ने किया। कब किया? 1955 ईस्वी में किया। इसका मुख्य कार्य होता है कोशिका का विभाजन को प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, श्वसन का पहला चरण ग्लूकोज का डैश में विखंडन है। तो ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन जो है श्वसन का पहला चरण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, यह जल में घुलनशील होता है, और इसका अगर केमिकल फार्मूला की बात करें तो C6H12O6 होता है। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और यह काजू, अंगूर, अन्य फलों में तथा चुकंदर व ईख में भी पाया जाता है।
प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत कौन सा पौधा आता है? तो ये कौन सा पौधा होगा? तो होगा मर्केशिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मॉस, एंथोरिस, रिक्सिया और मर्केशिया आदि ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं। उस वाहिनी का नाम क्या है जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है? तो वो कौन सी वाहिनी होती है? तो वो वाहिनी होती है शुक्रवाहिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शुक्रवाहिका उस वाहिनी का नाम है जो पुरुष के वृषण से निकलती है तथा शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। वृषण की शुक्रजनन नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिकाओं में खुलती है। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृक्क में खुलती है जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती है, यानी पीछे वाले सतह पर स्थित होता है। प्रश्न है, हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो हमारी आंखों में लेंस का क्या काम है? तो आंख की फोकस दूरी को बदलता है, वो एडजस्ट करता है उसकी फोकस दूरी को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें कोर्निया पर पहुंचती है तो अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इसे रेटिना पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु हमें दिखाई देता है। तो ये क्या करता है? उसकी दूरी को, फोकस दूरी को एडजस्ट करता है। अगला प्रश्न है, रक्त में पाया जाने वाला कौन सा घटक शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है? तो ये कौन सा जिम्मेवार होता है? तो ये होता है आरबीसी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आरबीसी जो है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसका निर्माण जो है अस्थिमज्जा में होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा और यकृत में होता है। आरबीसी में लोहयुक्त प्रोटीन पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहा जाता है। प्रश्न है, अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है? तो अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो सेवाओं का निर्यात। सेवाओं का निर्यात कहलाता है अदृश्य निर्यात। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस पर्यटन, बीमा आदि व्यापार सेवाओं के व्यापार में शामिल है। चलिए अगला प्रश्न छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इसका छठी पंचवर्षीय योजना का काल था 1980 से 85। 80 से 85। वहीं 2 अक्टूबर 1980 को जो है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः क्या अर्थ होता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? ये होता है श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अर्थव्यवस्था में छिपी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था जॉन रॉबिन्स ने। तकनीकी शब्दावली में श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के शून्य होने को ही क्या कहा जाता है? छिपी बेरोजगारी। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसकी अध्यक्षता में? तो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। मैथ के 5 प्रश्न हैं, इसे भी देख लेते हैं। प्रश्न है, ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं जिनका कुल मूल्य 5000 रुपये है। तो इनमें 50 रुपये के नोट कितने हैं? तो ऐसे भी हम लोग मान सकते हैं कि 50 रुपये का नोट की संख्या x है। कितना है? x है। कह रहा है कि 100 रुपये के नोटों की संख्या, कह रहा 100 रुपये है तो 50 रुपये के कुल 85 नोट है जिसका कुल मूल्य 100 और 50 दोनों मिला के कितना है? तो 85 नोट है। तो 100 का नोट कितना हो जाएगा? तो 85 में से x घटा देंगे, ये हुआ 50 का और ये हो जाएगा 100 का। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 50x, तो 50x जोड़ 100, ये कुल वैल्यू निकाल लेंगे। तो 50 का जो है 50 का नोट, तो 50 का मान है संख्या इतना, तो इसमें 50 से गुना कर दें, इसमें 100 से गुना कर दें और इसका कुल दिया हुआ 5000। सोल्व कर लीजिएगा, x का मान 70 आ जाएगा। x का मान 70 आ जाएगा। पूछ रहा है इनमें 50 रुपये के नोट की संख्या कितना है? तो 50 x हम लोग माने थे 50 ही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और वहीं पूछता कि 100 रुपये के कितने नोट हैं? तो 100 रुपये के 15 नोट हैं। कितने नोट होंगे? 15 नोट होंगे।
प्रश्न है √8 + 2 + √15 का सरल मान कितना होगा। अगर इसे सॉल्व करें 8 को हम लोग लिख सकते हैं √5² जोड़ √3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 2 और 15 को हम लोग लिख सकते हैं √5 गुना √3। इसे अगर सॉल्व कीजिएगा, इसे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा √अंडर, तो ये हो जाएगा √5 जोड़ √3 और √अंडर, तो इसका मान कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा तो कितना हो जाएगा √5 जोड़ √3। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है किसी वस्तु को 996 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य मान लेते हैं x, क्रय मूल्य मान लेते हैं x। करा लाभ और हानि जो हो रहा है वह जो है समान हो रहा है, तो इस ऐसे भी इसका सेंटर हम लोग अगर इसका माध्य भी निकाल लेते हैं तो निकल जाएगा। दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए 996 और 894, इसे जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। इसे जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना 1890, इसे 2 से भागा दे दीजिए, हो जाएगा 945। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है प्रभा ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपये की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया, तो वर्ष के अंत में कुल 16,409 रुपये के कुल लाभ में प्रभा का भाग कितना होगा, यानी उसका हिस्सा कितना होगा। तो उसे उतना ही मिलेगा जितना समय के लिए और जितना पूंजी लगाया उसी रेशियो में उसे मिलेगा। तो 32,000 लगाया किसने, ये 32,000 प्रभा ने लगाया, तो कितने दिनों के लिए 12 माह के लिए ये रेशियो, और इन्होंने 22,000 लगाया कितने माह के लिए 5 माह बाद आया, यानी 7 माह के लिए लगाया। 22,000 गुने 7 कर लीजिए, और इसका ये अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 192/77, 192/77। कह रहा है कुल लाभ इतना, जबकि कुल कितना होगा, दोनों को जोड़ लीजिए 192 और 77, जोड़िएगा 9, 9 7 16 और 2 269। कुल कह रहा है इतना, जबकि रेशियो में आ रहा है इतना। कह रहा है प्रभा का हिस्सा कितना होगा, तो प्रभा का हिस्सा निकाल लीजिए। प्रभा का रेशियो इतना है, तो हो जाएगा 6400 इतना बटे 269 और गुने 192। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 11,712। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतिम प्रश्न है अपनी सामान्य गति की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से वह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। कह रहा है कि पहले गति 3 था, अब 2 कर लिया, तो वह 3 घंटे की देर लगा उसे। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी का सामान्य गति x किलोमीटर/आवर, तो कुल, और मान लेते हैं कि कुल समय जो है उसे लगा y घंटा, y आवर उसे लगा, तो नई चाल क्या हो जाएगा, तो 2/3 x किलोमीटर/आवर, और समय की बात करें तो y/3, 3 घंटा देरी से y/3 आवर हो जाएगा। वहीं दूरी इससे निकल जाएगा, तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं, तो दूरी निकाल लेंगे तो 2x/3 और इंटू y+3, इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये दूरी हो गया। और जबकि यहाँ से भी हम लोग निकल जाएंगे, ये x माने हैं और ये y माने हैं, ये स्पीड हुआ और ये समय हुआ दूरी, तो इसे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका वैल्यू इसके बराबर होगा। इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इससे y का मान निकल जाएगा, x कट जाएगा, y का मान निकल जाएगा और y का मान 6 घंटा निकलेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये था एडुटेरिया का बेहतरीन सेट, 100 प्रश्नों का सेट है, प्योर दरोगा का सेट है, तो पूरा सेट आप लोग बनाइए। और इसके अलावा भी अगर कोई सेट है तो आप लोग सेट बनाइए। सेट बनाने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा, हेजिटेशन दूर होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।